हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। कोटा फैक्ट्री का पहला सीजन एकदम शानदार था, सीधे दिल में बसने वाला। खुशी की बात है कि दूसरा सीजन भी आनंद देने वाला है। पहले सीजन के किरदारों से अब भी दिल लगा रहता है और ये सीजन भी आखिरी एपिसोड तक हमें बांधे रखता है। लेकिन इस बार की राइटिंग पहले सीजन के टक्कर की नहीं है। पुरानी चीजों का काफी दोहराव है। कहानी का फोकस मासूम छात्रों से हटकर ज्यादातर वक्त जीतू भैया और कोचिंग क्लासेस के आपसी कंपटीशन पर केंद्रित रहता है। इस वजह से मुख्य छात्र किरदारों की कोई खास ग्रोथ नजर नहीं आती है। यानी कि इस सीजन का सत्य यही है, जैसा कि जीतू भैया इस सीरीज में कई बार कहते हैं कि ये पहले सीजन जितना शानदार नहीं है। अगर आप मेरी तरह पहले सीजन के मुरीद रहे हैं, फैन रहे हैं, तो आपको इसे आखिर तक देखना शर्तिया लुभाएगा। भावुक करने वाला एक बिंज वर्दी अनुभव रहेगा, लेकिन रह रहकर सीजन 1 की गुणवत्ता याद आएगी और तुलना करने पर यह सीजन उससे कमजोर ही नजर आएगा। इस सीजन में जीतू भैया अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं और छात्रों की तुलना में उनके ही निजी संघर्षों को सीरीज कहानी के फोकस में रखती है। वहीं पहले सीजन के मासूम छात्र अब सयाने हो रहे हैं, लेकिन उनके किरदारों और कहानी में कोई खास ग्रोथ नजर नहीं आती है। पहले सीजन में जो उनकी कहानियों का आर्क था उसे ही थोड़ा बहुत खींचा जाता है और एक पूरे सीजन की शक्ल में ढाल दिया जाता है। जबकि सेकंड सीजन का हमेशा से ये फर्ज होता है कि मुख्य किरदारों की कैरेक्टर आर्क और कैरेक्टर ग्रोथ ऐसी हो कि पहले सीजन का अंत और दूसरे सीजन का अंत जब हम साथ में याद करें तो किरदारों की एक लंबी सघन यात्रा नजर आए। कोटा फैक्ट्री का सीजन 2 शायद इस तरह के फलसफे पर यकीन नहीं रखता है, इसलिए इसके लेखक और निर्देशक एक बिंज वर्दी और इजी वॉच सीजन तो क्रिएट कर देते हैं, लेकिन पहले सीजन की तरह उसे यादगार नहीं बना पाते हैं। बेहतरीन राइटिंग के अभाव में इस सीजन की सबसे खास बात इसके कलाकारों की आपसी केमिस्ट्री और उनका अभिनय साबित होता है। सीरीज में कोई ऐसा मुख्य कलाकार नहीं जिसने उम्दा अभिनय न किया हो। समय बचाते हुए कुछ ही कलाकारों की बात करें तो बाल मुकुंद मीना का किरदार पहले सीजन की सबसे शानदार खोज था। इस सीजन में भी वो दिल में उतर जाता है और रंजन राज का अभिनय एक बार फिर किरदार की मासूमियत पर 4 चांद लगा देता है। आलम खान भी इस सीजन में उम्दा काम करते हैं। मस्तीखोर उदय के रोल में उनकी कॉमिक टाइमिंग हमेशा शानदार रहती है और पहले सीजन से ज्यादा महत्व उन्हें इस बार मिलता है। मयूर मुरे भी वैभव पांडे बनकर बेहतरीन अभिनय करते हैं और पहले सीजन की तरह ही इस बार भी किरदार की इनोसेंस और उसके फ्रस्ट्रेशन को बेहद बारीकी से पकड़ते हैं। दूसरी तरफ रेवती पिल्लई भी प्रभावशाली बनी रहती हैं और एहसास चन्ना इस बार काफी उम्दा काम कर जाती हैं। उनके हिस्से फीमेल स्टूडेंट्स की तकलीफों को जाहिर करने की जिम्मेदारी आती है और ऐसे दृश्यों में उनका बिंदास किरदार मैच्योरिटी और ठहराव के साथ अभिनय करता है। यहाँ ये भी रेखांकित करना एकदम जरूरी है कि इस सीजन में उन लड़कियों पर भी बात की गई है जो आईआईटी की कोचिंग के लिए कोटा जाती हैं और अथाह संघर्ष करती हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त उनकी तकलीफों को सतही अंदाज में ही पेश किया जाता है और वो डेप्थ नदारत मिलती है जो लड़कों की तकलीफों को दिखाते वक्त इस सीरीज में नजर आती है। साफ तौर पर टीवीएफ की टीम के पास फीमेल राइटर्स नहीं थे जो कि कोटा का फीमेल पर्सपेक्टिव शऊर के साथ इस सीरीज में लिख सकें। इस वजह से कोटा का जीवन जी चुके मेल राइटर्स ही उस पर्सपेक्टिव को समझने और लिखने का जोखिम उठाते हैं। आखिर में बात जितेंद्र कुमार उर्फ लेजेंडरी जीतू भैया की, जो पहले सीजन की आन बान और शान थे। इस सीजन में भी उनकी इस मशहूरियत को जमकर कैश किया गया है। जीतू भैया वो टीचर हैं जो असल जिंदगी में कम ही छात्रों के नसीब में होते हैं, इसलिए जब सिनेमा के पर्दे पर ऐसे सहृदय टीचर नजर आते हैं तो लगता है कि उन्हें गले ही लगा लिया जाए। सीजन 1 की तरह ही जीतू भैया इस बार भी बच्चों को भर भर के ज्ञान देते हैं, जो भले ही एक वक्त बाद रिपीटेटिव होने लगता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर वक्त दिल छू लेता है, क्योंकि उन मोनोलॉग्स को अभी भी शानदार तरीके से लिखा गया है और जितेंद्र कुमार भी उन्हें बोलते वक्त एकदम सच्चे गुरु की भाव भंगिमाएं अख्तियार कर लेते हैं। जब वे ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं
तब भी आपको लगेगा नहीं कि कोई एक्टर खड़ा होकर केवल अपनी लाइनें दोहरा रहा है। लगेगा जैसे कोई कर्मठ टीचर मन लगाकर छात्रों को पढ़ा रहा है। जितेंद्र कुमार जिस सरलता से जीतू भैया बने हैं वो उनके परिपक्व अभिनय की ही बानगी है और उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ अभिनय में से एक है। मेरी तरफ से पहले सीजन की तुलना में कमतर रहने वाले कोटा फैक्ट्री के दूसरे सीजन को 3 स्टार। ये शर्तिया देखने लायक सीजन है, लेकिन पहले सीजन की छांव से बाहर नहीं निकल पाता है। चलते चलते उन आलोचनाओं पर भी बात कर लेते हैं जो पहले सीजन से ही कोटा फैक्ट्री से जुड़ी रही हैं। वो ये कि ये सीरीज कोटा कोचिंग कल्चर की हार्श रियलिटी नहीं दिखाती है और एक तरह से वहां के मुश्किल जीवन को ग्लोरीफाई करती है, कोटा में पढ़ने को रोमांटिसाइज करती है। सीजन 2 में इन आलोचनाओं की वजह से थोड़ा फर्क जरूर पड़ा है और लेखकों की टीम ने उन कई जरूरी मुद्दों पर बात की है जिसके लिए कोटा के कोचिंग कल्चर की आलोचना होती है, जैसे कि खराब खाना, महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में खराब टीचरों का पढ़ाना, बच्चों की हेल्थ का खराब हो जाना और सबसे अहम खौफनाक तनाव के बीच बच्चों का आत्महत्या कर लेना। कई बार बोलकर ये कमियां बताई जाती हैं तो कई बार बेहद सटल अंदाज में दिखा दी जाती हैं, जैसे कि आखिरी एपिसोड रिजल्ट के दिन कोटा में होने वाले उत्सव और उदासी को कैप्चर करता है और बिना कुछ कहे आपको केवल दिखाता है कि कमजोर से कमजोर और होशियार से होशियार छात्र किस कदर आखिरी मुकाम पर पहुंचकर भी गमगीन बना रहता है। लेकिन फिर भी कोटा फैक्ट्री की आलोचना इस सीजन में भी जस्टिफाइड है कि वो हार्ड हिटिंग अंदाज में कोटा की सच्चाई बयां नहीं करता है। जब वो कोटा की कमियां दिखा भी रहा होता है तब भी उन्हें ऊपर ऊपर से ही एक्सप्लोर करता है और सार यही निकलता है कि तमाम तकलीफों के बावजूद 15-17 साल के मासूम बच्चों का बचपन यूं छीना जाना जस्टिफाइड है। लगता ही नहीं कि निदा फाजली का ये शेर कोटा में किसी ने पढ़ा सुना भी होगा। और सबसे बुरा ये कि इस ग्लोरिफिकेशन के लिए ये सीरीज जीतू भैया की ही सेवाएं लेती है, जो एग्जाम की तुलना वॉर से करते हैं। मासूम बच्चों को कहते हैं कि अगर खाना खराब मिल रहा है तो ये सिस्टम की गलती नहीं है, बल्कि उन्हें ही ज्यादा मजबूत बनना होगा। बीमार होना वे अफोर्ड नहीं कर सकते, भले ही 250-300 बच्चों की 8-8 घंटे चलने वाली क्लास उन्हें तोड़ ही क्यों न दे। सिर्फ टाइटल में फैक्ट्री शब्द रख लेने से कुछ नहीं होता हुजूर। सिनेमा की समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होती है जिसे कोटा फैक्ट्री जैसी मशहूर सीरीज को कम से कम दूसरे सीजन में तो निभाना ही चाहिए था। उम्मीद है अगला सीजन इन आलोचनाओं का तगड़ा जवाब जरूर देगा। तब तक आप हेमंत गाबा की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म खोजकर जरूर देखिए, एन इंजीनियर्ड ड्रीम, जिसे 2019 का बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। ये फिल्म कोटा की कड़वी सच्चाई को दिखाती है, वो भी कोटा के ही छात्रों की मार्मिक कहानियां कहकर। धन्यवाद।